नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। वित्त विभाग के तहत ठेकेदारों की श्रेणी में राशि बढ़ाई गई है। स्थानीय स्तर पर ठेकेदारों को प्राथमिकता मिलेगी। इसको लेकर नियमावली में बदलाव भी किए गए हैं। औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति मंजूर। आगामी 5 सालों के लिए बनाई गई है नीति। चाय विकास बोर्ड के भी ढांचे में बदलाव। 11 पद और किए गए हैं स्वीकृत। योग नियमावली में भी किया गया है संशोधन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आगामी 5 सालों के लिए बनाई गई है नीति। साथ ही आपको बता दें कि चाय विकास बोर्ड के ढांचे में बदलाव को भी मंजूरी यहां पर दी गई है। 11 पद और किए गए हैं स्वीकृत। साथ ही बता दें कि योग नियमावली में भी किया गया है संशोधन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक और कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। साथ ही वित्त विभाग के तहत ठेकेदारों की श्रेणी में राशि बढ़ी और स्थानीय स्तर पर भी ठेकेदारों को प्राथमिकता मिलेगी। इसको लेकर नियमावली में भी बदलाव किए गए हैं। और साथ ही बता दें कि औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति मंजूर। अटल आयुष्मान योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना चल रही है। इसमें आज ये हमारा जो विभाग है वहाँ पे इसमें काफ़ी बैकलॉग हो गया था और इसमें जो हमारे अस्पताल है या मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे पैसे देने में दिक्कत आ रही थी। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 75 करोड़ रुपए सरकार द्वारा एज ए लोन इन विभाग को दिया जाएगा, ताकि जो हमारे चिकित्सालय हैं उनकी प्रतिपूर्ति की जा सके। तो देखिए, आखिरकार आपको बता दें कि और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए बैठक हुई और बैठक में 11 ऐसे प्रस्ताव जिनको लेकर मोहर लगी। बिल्कुल पंकज, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में करीब 2.5 घंटे तक चली। इस बैठक के दौरान कुल 11 प्रस्ताव आए और सभी 11 प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की मोहर लगी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो आज की इस कैबिनेट बैठक में देखा गया वो योग नीति का था, जो कि हम पिछली जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें भी ये अनुमान लगाया था कि योग नीति का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन पिछली कैबिनेट बैठक में ऐसा नहीं देखने को मिला, जो कि इस बार की कैबिनेट बैठक में योग नीति का प्रस्ताव लाया गया है जिस पर कैबिनेट की मोहर लगी है। और पंकज, आपको बता दूं कि यह देश की ऐसी पहली योग नीति है जिसको धरातल पर उतारा गया है। इसके तहत प्रदेश भर के 5 ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर योग हब के रूप में उनको विकसित किया जाएगा और किस तरीके से योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, वहां उससे एक मैसेज देने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ ही अगर अन्य जो महत्वपूर्ण विषय है उसको लेकर के अगर बात की जाए, अटल आयुष्मान योजना के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत इस समय अस्पतालों के भुगतान को लेकर के आ रही थी, जिसके चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो अस्पताल है उनको यानी कि स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ का लोन दिया जाएगा, जिसके चलते विभाग की ओर से जो समस्या आ रही है कि अस्पतालों का समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो समय रहते उनका भुगतान हो सकेगा। तो इस अटल आयुष्मान योजना के तहत यह निर्णय लिया गया है, जिसको कैबिनेट में आज मंजूरी मिली है। इसके अलावा देहरादून और हल्द्वानी के जो मेडिकल कॉलेज है उनके निकट, उनके आसपास की जगह पर जो तीमारदार हैं उनके रुकने की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे को भी जो इसमें संशोधन किया गया है, जिसमें कि 11 और पद सर्जित किए गए हैं, यानी कि नए और 11 पदों को बढ़ाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं 10 करोड़ रुपए तक के, उसके लिए जो ठेकेदार हैं यानी कि स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता पर रखा जाएगा और इसी के साथ साथ इसी को स्थानीय ठेकेदारों के साथ साथ एक श्रेणी भी तय की गई है, जिसमें कि जो ठेकेदार हैं स्थानीय उनको एक श्रेणी में रखा जाए, उनको प्राथमिकता पर रखा जाए। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट बैठक में रहे हैं। इसके अलावा एक प्रस्ताव उत्तराखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति 2025, इसमें भी संशोधन किया गया है। तो कुल मिलाकर के आज की इस कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्ताव आए और सभी 11 प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की मोहर लगी है। जी बिल्कुल। देखिए अशोक, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, कुल मिलाकर उत्तराखंड
उत्तराखंड को और भी किस तरीके से बेहतर करना है, चाहे वो पर्यटन की दिशा की हम बात कर ले, उद्योग की बात कर ले, और सबसे महत्वपूर्ण देखिए अगर उत्तराखंड में देखा है जो छोटे उद्योगपति हैं उनको आखिरकार किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उनको लेकर किस तरीके से काम किया जाए, ताकि एक सबसे छोटे स्तर से ही शुरुआत करते करते आखिरकार उत्तराखंड को हमें एक अच्छा राज्य बनाना है। देखिए, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से धामी सरकार का भी संकल्प है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कहा है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में यानी कि सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। उसके लिए हर सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे फिर वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे फिर वो अभी हमने जिस तरीके से आज की इस कैबिनेट बैठक में योग नीति को मंजूरी मिलना हो, और उद्योगों के क्षेत्र में विशेष तौर पर जो मध्यम वर्ग के हैं, जो छोटे जो व्यवसाय करने वाले हैं, उनको भी किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के किस तरीके से चीजों को पैरेलल रख करके चलना है, एक समान रख करके चलना है, ताकि हर सेक्टर में सरकार अच्छा काम कर सके। चीजों को जो योजनाएं हैं जो सरकार की, डबल इंजन सरकार की, उनको धरातल पर उतारना है और प्रदेश के अंतिम छोर तक के बैठे हुए हर एक व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिल सके, उसको ध्यान में रखते हुए हर तरीके से सरकार उस पर काम करती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से सरकार ने उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, लेकिन कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ लापरवाही की चीजें जरूर निकल करके सामने आती हैं, जिसके चलते उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए समय समय पर हमने ये भी देखा है कि मुख्यमंत्री आए दिन अलग अलग विभागों से संबंधित समीक्षा बैठक भी करते हैं, और जहां पर भी कहीं पर भी अगर खामियां भी पाई जाती हैं तो उसको लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश तो होते ही हैं, तो उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई अगर करने की जरूरत भी पड़ती है तो मुख्यमंत्री की ओर से वो भी होती हुई दिखाई जरूर देती है। तो आज की अगर हम अब कैबिनेट बैठक को लेकर के बात करें तो कैबिनेट बैठक में तमाम जो 11 प्रस्ताव आए, हर एक सेक्टर के अगर विशेष तौर पर उसको अगर हम देखें हर सेक्टर के हिसाब से, तो हर एक सेक्टर में तमाम जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर चार धाम यात्रा की भक्ति में लीन श्रद्धालु लाखों की संख्या में आ रहे हैं। राज्य सरकार तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर प्रबंध करने में जुटी हुई है। करीब 33 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं, जिसमें यमुनोत्री धाम में करीब 2 लाख, गंगोत्री धाम में 2 लाख, तो वहीं केदारनाथ धाम में 5 और बद्रीनाथ धाम में 3 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा हेमकुंड साहिब के बात करें तो यहां पर भी दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 14 लाख के पार जा चुका है। एक तरफ जहां भक्ति का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना का डर भी अब सता रहा है, जहां पर राज्य सरकार सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कर रही है। और ऐसे में अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो उन्हें भी इस दौरान प्रिकॉशन को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। इस वर्ष की चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है उसमें अभी तक 33,17,362 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। अभी तक जो हमारे जो यात्री दर्शन कर चुके हैं उनमें से यमुनोत्री धाम में 2,54,747, गंगोत्री धाम में 2,41,610, केदारनाथ धाम में 5,51,026, बद्रीनाथ धाम में 3,78,095, हेमकुंड साहिब में 4,440। ये कुल मिलाकर के 14,29,918 श्रद्धालु हमारे दर्शन कर चुके हैं। हमारी यात्रा इस समय चालू है और अधिक से अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं। इस समय कोडिव ने दस्तक दी है, तो हम लोग उसकी जो गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन करेंगे। जो चिकित्सा विभाग की जो गाइडलाइंस होंगी उसका पालन किया जाएगा। और अब आगे बात करते हैं, जहां पर विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर भी अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य अकादमी में भी आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की है। कार्यक्रम में अल्मोड़ा के कई स्कूलों की बालिकाएं मौजूद रही हैं। रेखा आर्य ने कहा कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों को बुलाया गया है, जिससे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं इसको संपूर्ण उनको जानकारी मिल सके और वो महामारी के भी दौरान अपना ध्यान कैसे रखें इसको लेकर भी जागरूक किया गया। हम सब एक साथ। और उत्तराखंड सरकार ने पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत कुमाऊं मंडल में 16 चिन्हित मंदिरों का विकास किया जा रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड यात्रा के लिए IRCTC के सहयोग से 1100 लोगों के लिए एक विशेष ट्रेन
मानसखंड एक्सप्रेस शुरू की। इस ट्रेन का उद्देश्य कुमाऊं क्षेत्र के उन स्थानों को बढ़ावा देना है जिसका प्रचार प्रसार कम है। पर्यटन और तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को भी इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। देश भर में मानसखंड मंदिरों के प्रचार प्रसार हेतु पर्यटन विभाग ने IRCTC के साथ मिलकर भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया, जिसमें कुल 1170 यात्री श्रद्धालुओं ने कुमाऊं क्षेत्र के मंदिर एवं दर्शनीय स्थलों का जो है दर्शन किया है। तो ये काफ़ी हमारी यात्रा सफल रही और काफ़ी लोगों ने वहाँ का जो लोकल कुजीन होता है उसका स्वाद भी लिया और वहाँ के मंदिरों का दर्शन किया। उधर सीबीआई कोर्ट ने रानीपुर से बीजेपी विधायक आदेश चौहान, उनकी भतीजी सहित 3 पुलिसकर्मियों को मारपीट के मामले में सजा सुनाई थी। वहीं इसके बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या पार्टी की ओर से बीजेपी विधायक पर कोई कार्रवाई की जाएगी, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि आदेश चौहान पर संगठन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ये पारिवारिक मामला है जो कि संगठन के दायरे में नहीं आता। देखिए, जब कोई विषय न्यायालय में आकर सजा मिलती है, उस सजा को उन्होंने शायद स्वीकार किया है और ये तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे विधायक ऐसे किसी भी कार्य में संलिप्त न हो जिसके कारण उनकी छवि को नुकसान हो। और आदेश जी हमारे बहुत श्रद्धेय विधायक है। ये ठीक है कि पारिवारिक मामले होते तो इस प्रकार की विषय निर्माण होती है, उस निर्माण के तो उनको सजा मिली है, सजा के आधार पर उन्हें जमानत मिली हुई है। ये संगठन विषय नहीं बनता, पारिवारिक झगड़े संगठन के दायरे में नहीं आते, संगठन केवल मार्गदर्शन कर सकता है। उधर हरिद्वार जिले को फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट थीम के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग यहां पर चुना गया है और इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग ने जिले को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी है, जिसे विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए 65 आंगनबाड़ी केंद्रों को सौंदर्यीकरण के लिए अलग अलग बजट तैयार किया गया है, जिसका सीधा फायदा स्थानीय नागरिकों को मिलेगा। नीति आयोग ने हरिद्वार को फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 3 करोड़ का अवार्ड मनी दिया है। और इसमें जो जिला है, इसमें 3 करोड़ में हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, वेटनरी डिपार्टमेंट हो गया, आंगनबाड़ी है, बाल विकास विभाग डिपार्टमेंट है, उनके सभी प्लान्स को हम लोगों ने कल अच्छे से विस्तृत चर्चा उस पर की है। जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको 100 आंगनबाड़ी बनाने के लिए उसकी प्लानिंग की है। कुछ हमारी मशीन जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए थी, उनके प्रोक्योरमेंट के विषय में चर्चा की गई है। हमारे आशा जो हैं, जब वो हॉस्पिटल्स में आती हैं तो उनके रुकने की और रात में अगर कोई डिलीवरी है तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो आशा घर जो है वो हम लोग इसमें प्रपोज कर रहे हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट और खेल विभाग जो है वो एक खेल उदय योजना लेके आ रहा है, जिसमें हम सभी ब्लॉक्स में, हर एक ब्लॉक्स में जो गेम्स हैं, कहीं वॉलीबॉल अच्छा खेला जाता है, कहीं कबड्डी है, कहीं बैडमिंटन है, तो हर एक ब्लॉक में हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी इस फंड को उपयोग करते हुए क्रिएट कर रहे हैं। और अब खबर लक्सर से है, जहां पर सरकार की ओर से SOP जारी किए जाने के बाद से ही कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। हरिद्वार देहात क्षेत्र के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी आइसोलेशन वार्ड जो है वो बनाए गए हैं। साथ ही गांव-गांव में कोरोना और डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया गया है। आशा कार्यकर्तियों और साथ ही ANMs में के अलावा भी यहां पर सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी यहां पर मदद ली जा रही है। इसके लिए हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर लक्सर CSC प्रभारी डॉक्टर सैयद रफीक अहमद से खास बातचीत की है, सुनिए। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसे लेकर के जहां प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, वहीं तहसील स्तर तक स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। हम मौजूद हैं हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में और यहाँ CSC पर डॉक्टर जो चिकित्सा प्रभारी हैं डॉक्टर रफी, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह की तैयारियां अभी तक आपने की है और अभी तक क्या हमारे क्षेत्र में, यानी वैसे तो पूरे हरिद्वार में गनीमत है कि अभी तक कोई केस नहीं आया, लेकिन फिर भी क्या है पूरा रोड मैप, लोगों को किस तरह अवेयर किया जा रहा है, किस तरह आपने व्यवस्थाएं बनाई है? हम लोगों ने डॉक्टर्स को अवेयर कर दिया है और निर्देशित किया हुआ है कि ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जिसमें कि सर्दी जुकाम या गले में दर्द या तेज बुखार या महक चली गई हो आपको या स्वाद चला गया हो, इस तरह कोई सिम्टम का कोई मरीज आता है तो उसको फौरन रिपोर्ट करें। तो रोजाना हम लोग IHIP IDSP का जो पोर्टल है उस पर हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि कोई इस तरह केस अगर आता है
तो उसकी सर्विलेंस की जाए, आइसोलेशन में रखा जाए, और जांच की ज़रूरत हो तो फिर हम लोग जांच के लिए भेज सकते हैं। आइसोलेशन हमारा बना हुआ है आइसोलेशन हमारा बना हुआ है। और जो हमारे देहात के छोटे पीएचसी हैं उनके लिए हम लोगों ने पीएचसी का स्तर पर जो पीएचसी प्रभारी हैं उनको कहा हुआ है, और गांव में आशाएं और एएफ हैं और एएनएम हैं, साथ में सीएचओज हैं सब सेंटर पर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, वो भी रोजाना बुखार के मरीजों को पहले से ही ट्रैक करते आ रहे हैं, और इस अभी जो सिचुएशन है उसके लिए स्पेशली वो ट्रेस कर रहे हैं और एचआईपी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। जो एसओपी जारी की गई है उस यानी पूरी गाइडलाइन जो फॉलो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कि आप ये हमारा जो उसको सुदृढ़ीकरण के लिए करने के लिए कहा गया है कि ये जो पोर्टल है आप इसको रोजाना इसको रिपोर्ट करें, आईएलआई और सारी वाले मरीजों को, यानी कि खांसी जुकाम वाले मरीजों को देखें, उनको ट्रैक करें, और ऐसा कोई सिम्टम आता है तो फिर उसकी जांच करवाएं। डेंगू भी बड़ा संवेदनशील मामला हमारा रहा है, क्या अभी तक डेंगू या फिर मलेरिया का कोई? नहीं, डेंगू और मलेरिया के लिए हम लोग रोजाना बाकायदा हमारे यहाँ से आशाएं रोज रिपोर्ट कर रही हैं कि हमारे यहाँ कोई डेंगू का केस है नहीं, और जहाँ पर जल जमाव या कोई इस तरह का बिना ढका हुआ पानी पाया जाता है उसको ढक करके आशाएं आती हैं और रोजाना रिपोर्ट करती हैं। उसका एक अलग पोर्टल बना हुआ है, उसमें हम लोग रिपोर्ट करते हैं। खासतौर पे कहा जा रहा है कि लोगों को अवेयर करने से ही इस बीमारी से यानी इनके सिम्टम्स से पता चलता है कि भाई कौन आदमी कब खतरे में आ सकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि खुद भी लोगों को जागरूक होना होगा, साथ में आशा कार्यकर्ता और एएनएम्स द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसे फॉलो करना जरूरी है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर अक्सर। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां सड़क और पेयजल की मांग को लेकर चौघाना पाटा में भी 40 दिन से चल रहा धरना समाप्त हो गया। ये धरना पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह चौहान की मध्यस्थता के बाद समाप्त हो सका है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक की मध्यस्थता में अधिकारियों ने ग्रामीणों को समाधान का आश्वासन किया। 3 सूत्रीय मांगों पर भरोसा मिलने के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया और चेतावनी भी दी कि समय पर कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन दोबारा होगा। फिर माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही उसको स्वीकृति दे रखी है, और माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद हमें 1.5-2 महीने के अंदर उसमें विकास जो टेंडर हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी हम इस पुल का निर्माण करने के लिए तत्पर हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बहुत समय से मांग है, 44 दिन का लगातार धरना उन्हें दिया है, लेकिन यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासन ने उसकी कोई सुध नहीं ली, तो मुझे जाना पड़ा। मैंने शासन में बात की, मैंने एडीबी से बात की, चीफ से बात की, हमारे चीफ जो हमारे एडीबी के चीफ इंजीनियर हैं उनसे बात की, तो उनका ये पत्र मेरे पास है। ग्राम पंचायत खूट धामा सेनार चांद रोंडाल कोसी नदी पर पुल के निर्माण, सड़क के डामरीकरण, जियासी खूट को पानी देने और पहाड़ के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को लेकर के बैठे हुए थे। और आज रघुनाथ सिंह चौहान जी ने सरकार के साथ जो संवाद करके आज हमारी मांगों को 44 दिनों के बाद पूरा किया है। हम मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद अदा इस पूरे प्रकरण पर करते हैं, और निश्चित तौर पर अगर ये कार्य पूरा होता है तो सरकार का हम धन्यवाद अदा करने में पीछे नहीं होंगे। और ये 10,000 ग्रामीणों की एकता की जीत है, जिन लोगों ने 44 दिनों तक लगातार बारिश, बरसात, धूप सहन करके कहीं ना कहीं इस मांग को पूरा करवाने में लगातार संघर्ष किया। और इसलिए मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूं और आंदोलनकारियों का भी धन्यवाद अदा करता हूं। और चलिए आगे बात करते हैं देहरादून की, जहां पर देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए भी नगर निगम शहर भर में एआई बेस्ड सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो लगाने जा रहा है, जिसके जरिए उन सभी असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जाएगी जो कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जाएगा और शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। छुड़वाने का मुख्य उद्देश्य है वो है अपने नगर निगम देहरादून द्वारा जारी व्यापार ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण उपविधि के क्रम में जो हमारे विभिन्न संगठन समूह हितधारकों द्वारा प्राप्त हमारे पास आपत्तियां हैं, जो कि 93 अभी तक हमारे पास आ चुकी है 93, और 31 मई तक हमने इन आपत्तियों और ट्रेड लाइसेंस के संबंध में जो भी अपनी कोई आपत्ति है, कोई सुझाव है, उसके लिए हमने ये डेट दे रखी थी। उधर कुमाऊं मंडल विकास निगम की आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए भी गया तीसरा दल यात्रा कर वापस आवास गृह यहां पर चकोडी पहुंचा है, जहां पर प्रबंधक दीपक पंत के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कुमाऊनी रीति रिवाज से उनका स्वागत किया है, तो वहीं यात्री कुमाऊनी गाने पर जमकर थिरके हैं। यात्रियों का कहना है कि आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए व्यवस्था बेहतरीन थी। यात्रियों ने वापसी में पाताल भुवनेश्वर गुफा के भी दर्शन किए।
बहुत अच्छा लगा। आदि कैलाश से आके सब जगह का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, क्विक सर्विस थी, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है। और हमें इन्होंने भीमताल से पिक करा था, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र इतना सुहावना है, हमें कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं हुई। KNVN वालों ने हर जगह बहुत अच्छा स्वागत करा, बहुत अच्छा भोजन दिया। और जब हम चकोरी पहुँचे तो कश्मीर से भी ज़्यादा अच्छा हमें यह चकोरी में लग रहा है। बहुत सुंदर जगह है, पर हमें इस जगह को ज़्यादा देर रह नहीं सकते हैं, हमें जाना पड़ेगा। और ये KNVN वालों का सब जगह का स्टे बेटर से बेस्ट होता जा रहा है। और अब आगे बात करते हैं, जहां पर निरंजनपुर मंडी में भी खाद्य संरक्षा और साथ ही औषधि प्रशासन ने 500 किलो मिलावटी पनीर को जब्त करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये पनीर न केवल खाद्य सुरक्षा मानकों के खिलाफ था, बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। सूचना के आधार पर जिला FDA अधिकारी चेकिंग अभियान चला रहे थे, जिसके तहत एक कार की डिग्गी और सीट से 500 किलो पनीर मिला है और जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। तो पंचकुला में एक ही परिवार के 7 सदस्यों की कथित आत्महत्या मामले पर देहरादून सिटी SP प्रमोद कुमार का कहना है कि ये परिवार कोलागढ़ में किराए के मकान में रह रहा था, लेकिन वो काफी समय से यहाँ पर किराए का मकान जो था वो छोड़ चुके थे और यहाँ उनका कोई भी रिश्तेदार या परिवार का सदस्य नहीं है। SP सिटी ने यह भी कहा कि पंचकुला पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। पंचकुला वाला ये जो मैटर है, इसमें जो प्रवीण मित्तल और उनकी फैमिली है, तो कुछ समय के लिए वो बहुत छोटे समय के लिए कोलागढ़ में जो है किराए के मकान में रहे थे, लेकिन काफ़ी समय पूर्व वो यहाँ से उस किराए के मकान को छोड़कर जहाँ आजकल निवास कर रहे थे चंडीगढ़, तो वहाँ वो चले गए थे। उनका कारोबार और उनकी फैमिली वगैरह और बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई वगैरह वो सारा उनके द्वारा जो पंचकुला में ही हो रहा था, और वो मूल रूप से जो है वो चंडीगढ़ के रहने वाले थे। यहाँ वो कुछ समय के लिए आए थे, उनके द्वारा कुछ कारोबार किया गया, जिसमें कि संज्ञान में आया है कि उनको घाटा हो गया था, काफ़ी कर्ज उनके ऊपर था। लिहाजा वो अपनी फैमिली समेत काफ़ी समय पहले जो कोलागढ़ में किराए के मकान में रहते थे उसको छोड़ के जा चुके थे। तो इसके दृष्टिगत यहाँ ना उनका कोई सगा संबंधी, ना उनको कोई नातेदार, रिश्तेदार, कोई दोस्त या परिजन यहाँ नहीं है। उधर रुड़की में दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाश बुजुर्ग महिला का पीछा कर रहे थे। जैसे ही महिला स्कूटी से उतरी, बदमाश चैन छीनकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी है। तो बढ़ रही स्टंटबाजी को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ अब RTO देहरादून भी सक्रिय हो गया है। स्टंटबाजी करते लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चिन्हित कर उनकी जानकारी निकाली जाएगी, साथ ही उनके घर जाकर कार्रवाई करेंगे। और कई बाइक स्टंट जो करता है उन्होंने तो माफी मांगी है और साथ ही आपको बता दें कि आश्वासन दिया कि अब वो सड़क सुरक्षा पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। इसमें हमने अपनी एक टीम गठित करी है, जो टीम जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक, उससे इनको चिन्हित करते हुए इनकी डिटेल निकालेंगे और मौके पे हम कोशिश करें मौके पे ना रोकें, क्योंकि मौके पे कई बार क्या होता है गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है। तो हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गाड़ी की डिटेल निकालेंगे और फिर इनके घर पे ही जाके हमारी टीम कार्रवाई करेगी। एक अभी हमने जो बाइक स्टंट वाले थे इनको परसों बुलवाया था और इन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हम उत्तराखंड की रोड्स पे ऐसा नहीं करेंगे, और क्योंकि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं तो उन्होंने ये भी हमसे प्रॉमिस किया है कि हम रोड सेफ्टी के नियमों का आगे वीडियो बनाएंगे और उसको आगे फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। उधर देहरादून में मौसम अपने मिजाज बदल रहा है। कभी झमाझम बारिश होने लगती है तो कभी चटक धूप सताती है। फिलहाल गर्मी से राहत देने के लिए बारिश सहारा बनी हुई है। अचानक हुई बारिश ने बढ़ते तापमान से राहत दिलाई है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।